12 सितंबर साल 1857। चारों तरफ तेज तूफानी हवाएं हैं और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों ने एक 280 फीट के बड़े जहाज को घेरा हुआ है। अटलांटिक ओशन के समुद्री तूफान में फंसे इस जहाज पर 578 लोग सवार हैं और 30,000 पाउंड सोना मौजूद है, जिसे अमेरिका के न्यूयॉर्क लेकर जाया जा रहा है। समुद्री लहरें इतनी तेज है कि वो इस जहाज को तिनके की तरह इधर उधर फेंक रही है। जहाज में बैठा हर एक इंसान जानता है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, और ऐसा होता भी है। समुद्र में एक बड़ी सी लहर उठती है और अगले ही पल ये पूरा का पूरा जहाज ऑलमोस्ट सभी 500 लोगों के साथ समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाता है, और इसी के साथ खो जाते हैं वो 30,000 पाउंड सोना। अब दोस्तों, ये जहाज था SS सेंट्रल अमेरिका, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े खजाने को लेकर समुद्र में डूबा था, जिसकी कीमत आज अरबों में है। एक ऐसा श्रापित खजाना जिसे जब 130 साल बाद साल 1988 में एक मरीन इंजीनियर ने खोजा तो उसे इस खजाने ने अमीर तो बनाया, पर रातों रात एक ऐसा श्राप भी दिया जिससे दुनिया के कुछ सबसे अमीर इंसान में से एक बनने के बावजूद उसने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस और सरकार से भागते हुए बिताई, और आज भी वो अमेरिका की जेल में बंद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 11 सितंबर साल 1988 समुद्र में 8,000 फीट नीचे सबमरीन द्वारा खोज करने के दौरान फेमस मरीन इंजीनियर टॉमी थॉमसन को समुद्र की सतह पर पड़ी कुछ चमकीली चीजें दिखाई दी। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। पूरी समुद्री सतह गोल्ड कॉइन्स और सोनों की ईंटों से भरी हुई थी। इस सोने की चकाचौंध को देखते ही थॉमसन ये समझ चुका था कि इतने सालों में SS सेंट्रल अमेरिका के खजाने को ढूंढने का उसका सफर पूरा हो चुका है, और अब फाइनली उसने वो खजाना ढूंढ लिया है जिसको ढूंढने का सपना 130 सालों से दुनिया भर के एक्सप्लोरर देख रहे थे। ये सोना इतना ज्यादा था कि इसकी खोज ने रातों रात थॉमसन को मिलियनियर बना दिया। एक एस्टिमेशन के मुताबिक इस खोज में थॉमसन ने समुद्र में पड़े SS सेंट्रल अमेरिका के मलबे से करीब 2 टन सोना निकाला, जिसकी कीमत करीब 150 मिलियन US$ थी। इंडियन रुपीज में बताऊं तो करीब 12,000 करोड़ रुपए। अब आपको लग रहा होगा कि थॉमसन की तो किस्मत ही खुल गई, पर आप गलत है, क्योंकि इस खजाने के साथ उसे मिला एक श्राप। वही श्राप जिसने सोने से भरी शिप के साथ 500 लोगों को आज से 130 साल पहले समुद्र की गहराइयों में दफनाया। तो देखो, 19वीं सदी का अमेरिका कैलिफोर्निया गोल्ड रश की दौड़ में था। हजारों लोग पश्चिमी अमेरिका के पहाड़ों से सोना निकालने की उम्मीद में वहां उमड़ पड़े थे। 1850 के दशक में कैलिफोर्निया का सोना अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया था। ये सोना सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क जैसे आर्थिक केंद्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसे सेंट्रल अमेरिका इसी सोने को कैलिफोर्निया से अमेरिका की दूसरी मेजर सिटीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साल 1850s में प्रयोग किया जाता था। साल 1852 में न्यूयॉर्क में वेब शिपयार्ड द्वारा बनाया गया ये 280 फीट लंबा स्टीमर जहाज था, यानी इसे कोयला जलाकर उससे बनने वाली पानी की स्टीम से चलाया जाता था, जो स्टीम जहाज के दोनों साइड में लगे व्हील्स को घुमाती थी। अपने इसी पावरफुल स्टीम इंजन की बदौलत ये काफी ज्यादा वजन कैरी कर सकता था, जिसके चलते ये अपने हर सफर पर लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड साथ ही साथ कई 100 पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि समुद्र की लहरों पर सफर करने वाला ये जहाज एक दिन अपने सभी यात्रियों और खजानों के साथ अंदर कहीं गायब हो जाएगा। 3 सितंबर 1857 को SS सेंट्रल ने पनामा के बंदरगाह से न्यूयॉर्क की ओर अपने सफर की शुरुआत की। इस सफर में 101 क्रू मेंबर्स और 477 पैसेंजर्स थे। ज्यादातर पैसेंजर्स वो माइनर्स थे जिन्होंने ये सोना खदानों से निकाला था, और अब वो अपने सोने के साथ अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे थे। साथ ही साथ इस जहाज पर अमेरिकन बैंकों में कैलिफोर्निया गवर्नमेंट से डिपॉजिट के लिए भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड भेजा जा रहा था। टोटल मिलाकर इस जहाज पर इस वक्त 578 लोग थे और 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। सफर काफी सुहाना था, आसमान बिल्कुल साफ था, यात्री समुद्र में तैरती डॉल्फिन्स देखते हुए उस लग्जूरियस जहाज का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर को वो अपनी जिंदगी की शुरुआत मान रहे थे, वही उनका आखिरी सफर साबित होगा।
9 सितंबर 1857 को सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। इस समय जहाज कैरोलिना की कोस्ट से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर था। आसमान में अचानक तेज हवाएं चलने लगी और शांत दिखने वाली समुद्री लहरें अब जहाज को इधर उधर पटकने लगी। ये कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि कैटेगरी 2 का भयंकर हरिकेन था। लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थी और हवा की गति बढ़ती जा रही थी। जहाज बुरी तरह से इस समुद्री तूफान के बीच फंस गया था, जहां हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कैप्टन विलियम हैंडन और उनके क्रू ने जहाज को स्टेबल रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 11 सितंबर तक स्थिति और भी डरावनी हो चुकी थी। समुद्र की इन बड़ी बड़ी लहरों से बार बार टकराव के चलते एसएस सेंट्रल के दोनों पेडल व्हील्स को जोड़ने वाली सॉफ्ट टूट गई थी और कोयले से चलने वाले बॉयलर्स ने भी स्टीम को बनाना बंद कर दिया था। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इन लहरों के तेज टकराव के चलते जहाज के कुछ हिस्सों में लीकेजेस होने लगे थे, जिसके चलते धीरे धीरे इसमें पानी भर रहा था। इस समय तक जहाज पर बैठा हर इंसान समझ चुका था कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है, क्योंकि अब ये जहाज समुद्र में बिना पतवार के तैरती लकड़ी का वो टुकड़ा था जिसे अब खुद तूफानी हवाएं और समुद्री लहरें चला रही थी। और लीक से लगातार पानी भरने के कारण ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। कैप्टन ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए अब जहाज के ऊपर लगे झंडे को उल्टा कर दिया और होप करने लगे कि शायद उनके इस सिग्नल को आसपास से गुजरने वाला कोई जहाज देख लेगा और उनकी इस डूबती हुई कश्ती से जान बच जाएगी। लेकिन ऐसे सेंटर में मौजूद किसी भी इंसान की किस्मत ने यहाँ साथ नहीं दिया। आसपास से किसी भी जहाज ने इस मदद के साइन को नहीं देखा। सभी यात्री घबराए हुए थे। इसके बाद कैप्टन ने खुद फैसला लेते हुए जहाज पर मौजूद छोटी लाइफ बोट को पानी में उतारा और औरतों और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट में चढ़ाया। इसके बाद इस लाइफ बोट को वापस रवाना कर दिया गया। इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन अभी भी इस डूबते जहाज पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। हालात इतने बदतर हो गए थे कि लोग जहाज के छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़कर तैरने की कोशिश कर रहे थे। कईयों ने अपना सोना और मूल्यवान चीजें वहीं फेंक दी, क्योंकि अब उनकी जान ही सबसे बेशकीमती हो गई थी। विलियम चेस एसएस सेंट्रल के सफर में शामिल होने वाले एक पैसेंजर थे, जो इस डिजास्टर में किसी तरह से बच गए थे। वो उसके डूबने के दौरान जहाज पर मौजूद लोगों के हालात बताते हुए कहते हैं कि जहाज के डूबने के कुछ ही समय पहले पूरे जहाज पर अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कैसे बचा जा सके, तो कुछ बस अपनी किस्मत को स्वीकार करके सोने के लिए अपने बिस्तरों में चले गए। आखिरकार 12 सितंबर की रात को समुद्र ने अपना काम पूरा कर दिया। एसएस सेंट्रल अमेरिका और उसके साथ लगभग 425 लोग समुद्र की गहराई में समा गए। कैप्टन हैंडन आखिरी पल तक अपने जहाज के साथ ही डटे रहे। वो एक बहादुर कैप्टन थे, जिन्होंने अपनी यात्रियों की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वो खुद भी इसी जहाज के साथ डूब गए। कुछ यात्री और चालक दल के सदस्य बच निकले, जिन्हें पास से गुजरने वाले जहाज मरीन ने बचाया, पर ज्यादातर लोग समुद्र की लहरों का शिकार हो गए। इस हादसे के साथ न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां खो गई, बल्कि वो सोना भी डूब गया जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला था। इसके बाद सरकार और दुनिया भर की कई एजेंसियों ने मिलकर इस डूबे हुए जहाज, स्पेशली इसमें मौजूद सोने को खोजने की मुहिम चलाई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ और करीब 130 सालों तक ये जहाज मानो कहीं समुद्र में गायब हो गया। लेकिन फिर इसी कहानी पर मरीन इंजीनियर टॉमी ग्रेगोरी थॉम्सन की नजर पड़ती है। साल 1952 में जन्मे टॉमी थॉम्सन हमेशा से वर्ल्ड मिस्ट्रीज को पढ़ने का शौक रखते थे और समुद्र में छुपे रहस्यों को सॉल्व करना उनका पैशन था। जब उन्होंने एसएस सेंट्रल अमेरिका डिजास्टर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो उन्हें इसमें एक मौका दिखा, दुनिया के सबसे कीमती खोए हुए खजाने को ढूंढने का मौका, जो खजाना उन्हें रातों रात अमीर तो बनाएगा ही, पर 130 साल पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फेमस भी कर देगा। और बस इसी सपने के लिए थॉम्सन कई इन्वेस्टर्स के पास गए, क्योंकि समुद्र में कोई चीज को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने की तरह है, जिसमें काफी बड़ा खर्च होने वाला था। अब थॉम्सन ने करीब 160 प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपना ये प्लान बताया और उन्हें खजाने की खोज के बाद एक बड़ा हिस्सा देने का वादा करके $12 मिलियन की फंडिंग उठाई। थॉम्सन के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत साल 1985 में हुई, जिस खजाने की खोज को कोलंबस अमेरिका डिस्कवरी ग्रुप नाम दिया गया। एसएस सेंट्रल अमेरिका
अमेरिका के डूबने की लोकेशन को ढूंढने के लिए थॉमसन ने कई मरीन इंजीनियर्स के साथ मिलकर बेसियन सर्च थियरी की मदद से जहाज के कोलंबिया से न्यूयॉर्क तक जाने के पूरे रास्ते को ट्रैक किया और उसे डूबने वाले तूफान के हिस्टोरिकल पाथ को उस रूट से मिलाकर अटलांटिक ओशन में कई ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जहां इस जहाज के डूबे हुए मलबे और सोने के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। इसके बाद थॉमसन और उसकी टीम ने कई एडवांस डीप सी एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजीज लाइक रडार, सबमरीन, आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के साथ मिलकर एक एक करके इन स्पेसिफिक लोकेशंस को इन डेप्थ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। काम काफी मुश्किल था, इसीलिए करीब 3 साल तक थॉमसन केवल अलग अलग टारगेट साइट्स को ढूंढते रहे, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब थॉमसन और उनके साथियों की उम्मीद टूटने ही वाली थी, तब कोलंबिया तट से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट लोकेशन पर सर्च करने के दौरान 11 सितंबर 1988 में उन्हें समुद्र की 8000 फीट की गहराई में सरफेस पर कुछ चमकदार बिखरी हुई चीजें दिखाई दी। और यही एसएस सेंट्रल अमेरिका का खोया हुआ वो सोना था, जिनके करीब जहाज का टूटा हुआ मलबा भी पड़ा हुआ था। ये सोना ओशन फ्लोर पर हर तरफ बिखरा हुआ था। सोने को देखकर थॉमसन और उसकी टीम की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। ये सोना इतना ज्यादा था कि थॉमसन को ही उसे निकालने में कई साल लग गए और इस तरह थॉमसन ने एसएस सेंट्रल अमेरिका के मलबे में से करीब 2 टन सोना निकाला। थॉमसन को इस खजाने में कई हिस्टोरिकल चीजें भी मिली जो अपने आप में खजाने से कम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल ये है मोनालिसा ऑफ द डीप, साल 1850 के दौरान खींची गई हिस्टोरिकल फोटोग्राफ, जिसमें आप एक सुंदर महिला को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, जिसकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट 130 सालों से समुद्र की गहराइयों में खोई हुई थी। अब जो बात इस फोटोग्राफ को और भी कीमती बनाती है वो ये है कि कई ऑप्शन हाउसेस में इसकी नीलामी के दौरान इसकी वैल्यूएशन 1.1 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई थी। अब जरा इस 32.15 आउंस यानी कि 900 ग्राम की सोने की ईंट को देखो, जिसे साल 1857 में सैन फ्रांसिस्को के जॉन ग्लोबर कैलोग एंड हम्बर्ट फर्म ने 18 कैरेट गोल्ड से बनाया था। इसे भी एसएस सेंट्रल के सोने के साथ 577 दूसरी सोने की ईंटों से निकाला गया था, जिसमें से ये सबसे भारी थी, जिसे नीलामी के दौरान इसकी अपनी गोल्ड वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू को मिलाकर $1,38,000 का बेचा गया था। इसके अलावा इस जहाज से सोने के रिंग, ब्रोच जैसे कई ऐसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिले जो आज काफी वैल्यू रखते हैं। और इन्हीं सभी को मिलाकर थॉमसन रातों रात करीब $150 मिलियन का मालिक बन गया था और स्मार्टली उसने इस पूरे खजाने को अपने फॉरेन के अकाउंट में इल्लीगली ट्रांसफर कर लिया। पर दोस्तों अब शुरू हुआ इस खजाने के श्राप का असर। साल 1989 में 39 इंश्योरेंस कंपनीज ने थॉमसन के ऊपर फेडरल कोर्ट में केस कर डाला कि क्योंकि साल 1857 में एसएस सेंट्रल के गोल्ड के डूबने का हर्जाना अमेरिकन बैंकों को उन्हें भरना पड़ा था, तो लॉ के अकॉर्डिंग अब एसएस सेंट्रल से निकाला गया करीब 90% गोल्ड उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो अब उनकी संपत्ति है। इस केस ने थॉमसन की परेशानियां काफी बढ़ा दी। थॉमसन को अब कई सालों तक लीगल बैटल्स लड़नी पड़ी, जिसमें वो जानता था कि वो हारने वाला है, जिसको देखते हुए उसने समुद्र से निकाले गए खजाने का बड़ा हिस्सा किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया, जिसके बारे में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। पर समय के साथ साथ उसकी मुश्किलें बढ़ती ही गई, क्योंकि साल 2005 में एसएस सेंट्रल के खजाने को ढूंढने के लिए उसे फंड करने वाले उसके इन्वेस्टर्स ने भी उस पर केस कर दिया। उनका कहना था कि थॉमसन ने वादे के अकॉर्डिंग निकाले गए खजाने में से उन्हें हिस्सा नहीं दिया है, बल्कि सारा खजाना खुद ही रख लिया है। अब यहाँ से लगातार थॉमसन की मुश्किलें बढ़ती गई। कई सालों तक हियरिंग्स होने के बाद फाइनली साल 2012 में फैसला थॉमसन के खिलाफ आया और उसके खिलाफ फेडरल वारंट जारी कर दिया गया, मतलब उसके गिरफ्तारी का वारंट। इस खबर के मिलते ही थॉमसन अंडरग्राउंड हो गया और करीब 2 सालों तक दुनिया से छुपा रहा। पर साल 2015 में फाइनली पुलिस ने उसे फ्लोरिडा के एक होटल में ट्रैक कर लिया, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फेक आइडेंटिटी में रह रहा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे जेल में डाल दिया गया। अब इस दौरान पुलिस ने उसके द्वारा छुपाए गए खजाने को भी ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फाइनली साल 2018 में कोर्ट ने थॉमसन को खजाने की लोकेशन बताने का ऑर्डर दिया, ताकि गवर्नमेंट उसके इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी के हुए नुकसान की भरपाई कर सके।
पर थॉमसन ने लोकेशन बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी सजा के लिए उसे जेल की सजा के साथ उस पर खजाने की लोकेशन ना बताने तक रोज $1000 का फाइन लगाने की सजा सुनाई गई। वैसे थॉमसन ने आज तक खजाने के लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया। वो आज भी जेल में कैद है और अब तो मुझे लगता भी नहीं है कि थॉमसन अपने द्वारा ढूंढे गए ऐसे सेंट्रल अमेरिका के खजाने के बारे में किसी को भी बताएगा, क्योंकि उसकी उम्र अब 72 इयर्स की हो चुकी है। उसे कई मेडिकल प्रॉब्लम्स है और वो अब अपना जीवन जेल में ही व्हील चेयर पर बिताया जा रहा है। अब शायद उसके लिए उस खजाने के कोई भी मायने नहीं है और ना ही अपनी रिहाई के। जो भी हो, थॉमसन जिसे करोड़ों के इस खजाने के मिलने पर अमीरों की जिंदगी जीनी थी, वो इस खजाने के मिलने के बाद से ही एक आरोपी की जिंदगी जीने लगा और एसेट सेंट्रल के खजाने ने दोबारा से एक इंसान के जीवन को तबाह कर दिया, जैसा कि इसने साल 1857 में 425 लोगों के जीवन के साथ किया था। वैसे दोस्तों, थॉमसन द्वारा दोबारा से छुपाया गया वो खजाना आज भी दुनिया में कहीं पर मौजूद है और दोबारा किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप एसेट सेंट्रल के इस श्रापित खजाने को ढूंढना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे मेटल के टुकड़े के बारे में जो कि कई लोग दावा करते हैं कि वो एक यूएफओ से गिरा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रोसवेल नाम की एक जगह है अमेरिका में जहां पर यह माना जाता है कि एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसके सारे डिब्रीज को अमेरिकन आर्मी ने कहीं छुपा कर रख दिया और सालों तक इस न्यूज को छुपाया गया, पर बाद में ये बाहर निकला। पर क्या वाकई में ये मेटल का टुकड़ा एक यूएफओ का हिस्सा है? जानने के लिए इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय।